Assalamu alaikum students, hope you all are well. Welcome in Afnab Academy. Today we are going to continue unit 10 simple harmonic motion and wave. The last topic from this unit, ripple tank. Ripple tank क्या है? It's a device which is used to produce water waves and to study the characteristics of water waves. This is the structure of ripple tank. There is a power supply which is connected with the electric motor, and it is joined with the oscillating pedal or a vibrator. Clear? This is a rectangular glass tray. एक शीशे की rectangular shape की tray है, and the height of this tray from the surface of earth is 1/2 meter. और ये जो वुडन पैडल है, इट शुड ओनली टच द सरफेस ऑफ वाटर. इसको बहुत उसकी डीप नहीं रखना. जब ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होंगी, वाटर के अंदर वेव प्रोड्यूस हो जाएंगी. एंड वी कैन ऑब्जर्व दीज वेव्स ऑन दिस स्क्रीन और अ वाइट पेपर विद द हेल्प ऑफ दिस लैम्प. इलेक्ट्रिक बल्ब जो हंग अबव द ट्रे है, इट इज यूज टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ वाटर वेव्स ऑन द पेपर और अ स्क्रीन. जो क्रेस्ट और ट्रफ हैं of the water waves appear as a bright or a dark lines respectively. The distance between two dark lines, the distance between two consecutive bright line is equal to wavelength, and wavelength is denoted by lambda. दो two consecutive crest या two consecutive trough के दरमियान जो distance है, it is denoted by lambda and is known as wavelength. The different characteristics which we are going to study with the help of this ripple tank is reflection, the second one is refraction, and the third one is diffraction. There is another characteristic which is interference. We are not going to study at this level, वो आपने इंटर में जाकर करना है. The first one is reflection. When wave moving in one medium and fall on the other medium or on the surface of the other medium, they will bounces back in the first medium. जैसे आप एक बॉल को दीवार पर मारते हैं तो ये इट विल बाउंसेस बैक इन द फर्स्ट मिनट, वो आपकी तरफ ही वापस आ जाती है. सो दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन. उसमें भी क्या है कि अगर आप बॉल को सीधा मारेंगे तो इट विल कम बाउंसेस बैक, स्ट्रेट वापस आ जाएगी. अगर आप उसको किसी एक खास एंगल से मारते हैं दीवार के ऊपर तो इट विल गो विद द सेम एंगल ऑन द अदर साइड. दीवार क्रॉस नहीं करेगा लेकिन दूसरी तरफ, मतलब उसी तरफ वापस आना है, लेकिन विद द सम एंगल के साथ, एक खास एंगल. जिस एंगल से आपने मारा है, अगर 40 के एंगल से दीवार पे गया है तो 40 के एंगल से दूसरी तरफ निकल जाएगा. सेम केसेस हियर. अगर इफ वी पुट एन ऑब्स्टिकल इन अ रिपल टैंक, उस ट्रे के अंदर आप एक ऑब्स्टिकल, एक कोई रूलर या कोई रॉड सी रख देते हैं, द वेव्स कैन नॉट पास थ्रू दिस रॉड. ऑब्स्टिकल के साथ एक रॉड इतनी नहीं रख कि उसके ऊपर से गुजर चली जाए, ऐसी नहीं. आपने ऑब्स्टिकल रख दिया, एक रुकावट रख दिया कि वेव्स अब आगे नहीं जा सकती. अगर आप उसके आगे बिल्कुल स्ट्रेट रख देंगे तो दे विल बाउंसेस बैक, उसी से टकरा के सीधी वापस आ जाएंगी. लेकिन इफ यू पुट दीज ऑब्स्टिकल एट सम एंगल तो यू कैन सी कि वेव्स जो हैं दे विल रिफ्लेक्टेड बैक विद सम एंगल. लुक एट दिस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव, ये वेव्स इस डायरेक्शन में जा रही हैं. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव्स एंड नॉर्मल. व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर लाइन बिटवीन ऑब्स्टिकल, ये जो बैरियर के साथ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जिसे नॉर्मल कह रहे हैं, और ये जो इंसिडेंट वेव है वो इस नॉर्मल के साथ टच करेगी. द इंसिडेंट एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये नॉर्मल आपने ड्रॉ ही उधर करना है जहां इंसिडेंट वेव टच कर रही है. क्लियर? एंड द एंगल बिटवीन, और फिर इससे क्या होगा कि यहां से ये जब टकराने के बाद दे विल कम बैक इन दिस डायरेक्शन. क्लियर? यहां पर इस पिक्चर में दिखा है एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव्स, वेव्स अब इस तरफ आ रही हैं. एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव्स एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इंसिडेंट वेव और नॉर्मल के दरमियान में जो एंगल है वो क्या है? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है. रिफ्लेक्टेड वेव्स और नॉर्मल के दरमियान में जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. तो रिफ्लेक्शन क्या है? व्हेन वेव्स एंटर नहीं होना दूसरे मीडियम में, व्हेन वेव्स फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, इसमें दूसरी सरफेस के ऊपर सिर्फ टकराना है और वापस आ जाना है. दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन. दे कांट गो टू अदर साइड, ये दूसरी साइड पर जा नहीं सकते क्योंकि आगे रुकावट है. सो दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन. और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इसकी एक लॉ है,
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से इंसिडेंट होगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 ही होगा। नेक्स्ट है, इफ वी पुट एन स्लैब, वुडन स्लैब रख दें या ग्लास का स्लैब रख देंगे तो स्पीड ऑफ वाटर जो है वो चेंज हो जाएगी। द स्पीड ऑफ वेव इन वाटर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर। इफ वी पुट अ ब्लॉक इन और समथिंग एल्स सबमर्ज्ड इन अ रिपल टैंक, कोई आप ब्लॉक रख दें या कोई शीशे का कोई रूलर रख दिया तो उसकी क्या होगी कि उसकी डेप्थ चेंज हो जाएगी। जब डेप्थ चेंज होगी, एक शैलो होगा एक ज्यादा डीप होगा। सो जो डीप वाला केस है उसमें वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो शैलो पोर्शन होगा उसमें वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। जब वेवलेंथ, लेकिन फ्रीक्वेंसी इज रिमेन सेम, क्योंकि वाइब्रेटर तो आपने एक ही दफा चलाया। फ्रीक्वेंसी वेव तो उसी वाइब्रेटर से प्रोड्यूस हो रही थी जिससे वो मतलब मोटर से आपने पैडल को चलाया। फ्रीक्वेंसी इज सेम बट वेवलेंथ इज डिफरेंट। वाई? ड्यू टू डिफरेंट डेप्थ। एक ज्यादा डीप है, एक कम, एक शैलो है। ड्यू टू डिफरेंट डेप्थ वेवलेंथ इज डिफरेंट। जब वेवलेंथ डिफरेंट होगा तो उसकी स्पीड भी डिफरेंट होगी। जो डीप है उसमें वेवलेंथ भी ज्यादा है और स्पीड भी ज्यादा है। जो शैलो है उसमें वेवलेंथ भी कम है और स्पीड भी कम है। तो शैलो पोर्शन में वेवलेंथ भी कम है और स्पीड भी कम है। फ्रीक्वेंसी सेम है। जो डीप है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है और उसकी स्पीड भी ज्यादा है। लुक एट दिस पोर्शन इज शैलो, दिस पोर्शन इज डीप। शैलो ये है कि यहाँ पर वो जो है आपने ब्लॉक को सबमर्ज कर दिया है। ड्यू टू दैट ब्लॉक ये अब इतना गहरा नहीं है, ये इतना डीप नहीं है, इसमें पानी इतना डीप नहीं है, ये इसमें पानी डीप है क्योंकि यहाँ पर वो ब्लॉक नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ कम है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज लेस एज कंपेयर टू हियर। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज मोर। यहाँ पर वेवलेंथ ज्यादा है और स्पीड भी ज्यादा है। यहाँ पर वेवलेंथ कम है और स्पीड भी कम है। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर जो है वो रिमेन सेम होगी। क्यों सेम है? क्योंकि वाइब्रेटर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक ही दफा चलाया है। ओके, इफ वी पुट दैट ब्लॉक, और जो हमने सबमर्ज किया था, इफ वी पुट दैट ब्लॉक एट सम एंगल, मतलब आपने उसको स्ट्रेट नहीं रखा, तो बाउंड्री बिटवीन द डीप एंड द शैलो, ये क्या है, ये डीप है, ये शैलो है, तो ये उसकी जो बाउंड्री है, ठीक है। बाउंड्री बिटवीन डीप एंड शैलोअर वाटर इज एट सम एंगल ऑफ वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट से जहां से वो नई वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, तो जो बाउंड्री और बिटवीन डीप एंड शैलोअर वाटर है इज एट सम एंगल है। तो चेंज वाटर क्या होगा, ये जो वेव्स होंगी दे विल चेंज देयर पाथ। अब यहाँ पर क्या होंगी, दे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, इसको रिफ्रैक्शन कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस एज कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो क्या कर रही हैं वाटर वेव्स जो हैं, दे चेंज देयर पाथ फ्रॉम व्हेन दे एंटर फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, वो दूसरी तरफ दूसरे मीडियम में जा ही नहीं सकता, क्या होगा, टकरा कर वापस सेम मीडियम में। सो दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। उसमें क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। इस केस में क्या है, देयर आर टू मीडियम, वन इज डीप एंड अदर इज शैलो। जब डीप से वो शैलो मीडियम में जाएगा तो क्या हो जाएगा, दे विल चेंज देयर पाथ। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कैसे बात चेंज करेगा, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कम है। सो दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक विच वी विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ अ रिपल टैंक। इसको भी आपने रिपल टैंक में किया, उसमें रिफ्लेक्शन में क्या किया, एक ऑब्स्टिकल रखी और वी ऑब्जर्व दैट कि वो उससे टकराने के बाद एक खास एंगल पे मुड़ गई। और इसमें क्या किया कि इसमें वो एंटर होगी दूसरे मीडियम में, डीप से शैलो में या शैलो से डीप के अंदर एंटर हो जाएगी। और क्या होगा उसमें कि दे विल चेंज देयर पाथ। जब वो पाथ चेंज करेगा दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन, यानी उसकी स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है। अगर शैलो से डीप में जाएगा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और अगर डीप से शैलो में आएगा तो स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि डीप में स्पीड ज्यादा है
वेवलेंथ भी ज़्यादा है, और शैलो में स्पीड कम है और वेवलेंथ भी कम है। डीप से शैलो में जाएगा तो स्पीड कम, शैलो से डीप में आएगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ओके, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। द थर्ड वन इज डिफ्रैक्शन। What is diffraction? It is the bending or spreading of waves. इसमें क्या किया? We use two obstacle. These are the wave front. अपने wave fronts के सामने क्या कर दी? दो obstacle रख दिए, and there is a hole between these two obstacle. बीच में एक छोटा सा होल छोड़ा है, इतना कि that should be equal to the ये wavelength के बराबर. Separation between the them is equal to the wavelength of water waves. जो इतना wavelength क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, यही वेवलेंथ है। तो इन दोनों जो ऑब्स्टिकल है इनके दरमियान जो फासला है या जो होल है, इट शुड बी इक्वल टू वेवलेंथ। तो यू कैन सी कि दीज स्ट्रेट वेव्स विल बी चेंज इनटू सर्कुलर वेव्स। इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। द वेव्स विल बी चेंज इनटू, या बेंडिंग कहते हैं, या स्ट्रेट वेव्स चेंज इनटू सर्कुलर वेव्स इज नोन एज डिफ्रैक्शन। अगर इसके दरमियान डिस्टेंस, अब आप यहां देख लें कि अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो डिफ्रैक्शन इतना विजिबल नहीं होगा। इफ द स्लिट इज टू लार्ज तो वो स्ट्रेट की स्ट्रेट ही होगी, बेंडिंग इतनी प्रोमिनेंट नहीं होगी। लेकिन जितना डिस्टेंस कम होगा, होल कम होगा, छोटा होगा, तो डिफ्रैक्शन जो वाटर है वो विजिबल हो जाएगी, उसको आप प्रोमिनेंट है। यहां पर देखें, आपको सीधा लग रहा है कि स्ट्रेट वेव्स जो हैं दे विल बी बेंड्स टूवर्ड्स द एज, और इसी को कहते हैं डिफ्रैक्शन। कॉर्नर की तरफ बेंड हो गई है तो इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। या सीधी सिंपल जबान में ये कहें कि स्ट्रेट वेव्स चेंज इनटू सर्कुलर वेव्स। सीधी सीधी वेव्स ही उसमें से गुजरने के बाद दे विल बी चेंज इनटू सर्कुलर वेव। दिस इज नोन एज डिफ्रैक्शन। और इसके लिए शर्त जरूरी है कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्स्टिकल, या जो होल या और स्लिट जो है, दैट स्लिट शुड बी इक्वल टू वेवलेंथ। क्लियर? जो अगर वो स्लिट जितना छोटा होगा डिफ्रैक्शन उतना प्रोमिनेंट होगा, स्लिट जितना बड़ा होगा डिफ्रैक्शन उतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। आई थिंक क्लियर? एंड दिस इज इनफ फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।